रचना कार्यक्रम में हमारे दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर मीनू नंदा आज रचना कार्यक्रम का विशेष रूप आपके सामने लेकर आई हूं और वो विषय केंद्रित है आज हमारा हिंदी दिवस पर। चौदह सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया था कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी देश की राजभाषा होगी। फलस्वरूप 14 सितंबर 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो हिंदी विधिवत रूप से देश की राजभाषा के पद पर आसीन हुई। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा की दृष्टि से गृह मंत्रालय द्वारा भारत को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आइए एक नजर इस पर डालें। राजभाषा नीति को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए जांच बिंदु भी बनाए गए हैं। राजभाषा को लेकर हमारे राजनेताओं और हिंदी के विद्वत जनों ने क्या कहा है, आइए देखें और समझने का प्रयास करें। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने भी कहा था, सरलता से सीखी जाने योग्य भाषाओं में हिंदी सर्वोपरि है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि हम सभी भारतवासियों का ये अनिवार्य कर्तव्य है कि हम हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी माना था कि कोई देश विदेशी भाषा द्वारा ना तो उन्नति कर सकता है और ना ही राष्ट्र भावना की अभिव्यक्ति। हिंदी के व्यवहार के मामले में राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन, पुरस्कार व प्रशिक्षण की नीति है। राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजनाएं भी हैं। अब अनिवार्य है हिंदी टूल्स की जानकारी प्राप्त करना। हिंदी दिवस के अवसर पर दूरदर्शन केंद्र के उप महानिदेशक श्री R.K. जरंगाल जी ने एक अपील जारी की है। आइए उनका संदेश सुने। हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर का दिन पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
मेरे विचार में ये दिन हमारे कामकाज में राजभाषा के प्रयोग का स्वयं आकलन करने का अवसर भी है। मैं समझता हूँ कि एक दिन हिंदी दिवस मनाकर, जहाँ वर्ष में 15 दिन पखवाड़ा मनाकर अपने कार्य के प्रति आश्वस्त हो जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं को साथ लेकर इस भाषा के प्रचार व प्रसार की भी हम लोगों पर विशेष जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग प्रसारण के कार्य से जुड़े हैं। सूचना व प्रौद्योगिकी के आज के इस दौर में थोड़ा सा समय निकालकर कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी सीखी जा सकती है। इस संबंध में राजभाषा विभाग ने जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, मेरा विश्वास है कि आप सभी उन सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि अपने दैनिक कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग कर अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे और कोरोना के इस दौर में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपना कार्य करेंगे, अपना व अपने परिवार का पूरा ध्यान रखेंगे। लो 14 सितंबर आया है, हिंदी दिवस का दिन लाया है। आज सभी कार्यालय हिंदी दिवस मना रहे हैं और राजभाषा के प्रचार व प्रसार में कार्यरत हैं। आज हिंदी से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलविंदर सिंह, डीएवी कॉलेज जालंधर से। प्रोफेसर डॉक्टर बलविंदर सिंह का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। तो विषय के विशेषज्ञ होने के साथ साथ मैं सर को सबसे पहले हिंदी का विद्यार्थी कहना चाहूँगी, क्योंकि हिंदी को लेकर इनका अविरल और अबाध रूप से, सतत रूप से पठन पाठन लेखन चलता रहता है। तो ऐसे हिंदी प्रेमी को स्टूडियो में बुलाना हमारा सौभाग्य है। तो सर, इतने वर्षों में हिंदी की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है, तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? सबसे पहले तो यह है कि मैं भाषा को ध्वनियों या शब्दों का समुच्चय मात्र नहीं कहता हूँ, वह अपने आप में एक भरी पूरी संस्कृति होती है। इस रूप में हिंदी भी एक विश्वव्यापी संस्कृति है। तो जहाँ तक प्रश्न है राजभाषा हिंदी का, तो जब से संविधान लागू हुआ, हिंदी अन्य रूपों में विकसित होती गई है। उसने निरंतर विकास किया है। जैसा आपने कहा, चाहे राजभाषा हो, चाहे संपर्क भाषा हो, चाहे मानक भाषा हो, चाहे बाजार की भाषा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो, इन सब रूपों में हिंदी विविध रूपों में निरंतर विकसनशील रही है। आप देखिए कि हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति की बैठक को संबोधित करते हुए माननीय गृह मंत्री भारत सरकार ने यह बात कही कि अब अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग और चिकित्सा शिक्षा यानी मेडिकल एजुकेशन, इनसे संबंधित पाठ्यक्रम अभ्यासक्रम भी देवनागरी लिपि में आ रहे हैं। यह उस विकसित हुई हिंदी का साक्षात प्रमाण है। अब तक कहा जाता था कि इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, चिकित्सा, अभियांत्रिकी ऐसी शिक्षा का प्रावधान नहीं है। तो भारत सरकार ने राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए हैं और उन प्रयासों की जीती जागती मिसाल यह है कि वह चिकित्सा अनुसंधान
शिक्षा, अभियांत्रिकी की भाषा बन गई है। बाकी हम बातचीत करेंगे, उसके विभिन्न पक्षों को छुएंगे। जी। हिंदी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही है। जी। तो जैसा कि सर आपने बताया कि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में हिंदी को लाने का प्रयास जो है वो भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब तकनीकी शब्दावली की बात आती है तो हिंदी की तकनीकी शब्दावली को या अनुवाद जब उसकी बात आती है तो उसको क्यों हिंदी को इस प्रकार से क्लिष्ट माना जाता है कि वहाँ अंग्रेजी को वरीयता दी जाती है? इसका कारण आपसे जानना चाहूँगी सर। देखिए, इसका एक बड़ा कारण तो मानसिकता हो सकती है। वह कहीं ना कहीं आज भी बनी हुई है। अन्यथा हमारे पास हिंदी के उस विकास के लिए उसको अन्य भाषाओं के साथ साथ सामाजिक संस्कृति और दूसरी भाषाओं के प्रचार प्रसार के साथ साथ हिंदी का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग है, जो कि पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता था, अब शिक्षा मंत्रालय है। तो उसका उच्च शिक्षा विभाग है जो वृहत तकनीकी शब्दावली, वृहत प्रशासनिक शब्दावली उसका संपादन करता है और प्रकाशन करता है। तो यद्यपि बहुत ध्यान रखा गया है कि कहीं दूसरी भारतीय भाषाओं को अनदेखा ना किया जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा आता है कि कुछ तकनीकी शब्द हैं वो उसी रूप में रहेंगे। यद्यपि इसमें सुधार हो गया है कि हम वैज्ञानिक नामों को यथारूप में ले रहे हैं और जो विज्ञान के आंकड़े हैं उनको यथारूप में, डेसिमल है, पाई है इत्यादि इत्यादि, उनको उसी रूप में ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें भाषा के ग्रहण में अपने आप को भी थोड़ा खुला रखना चाहिए, उसमें उदार मानसिकता लानी चाहिए। जी। मुझे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां याद आ रही हैं, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो ये भी कहा जाता है कि जगती वणिक वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती। तो जब हिंदी की रोजगार से जुड़ी हुई संभावनाओं को देखा जाता है तो विद्यार्थी अक्सर इस चीज़ को लेकर प्रश्न करते हैं कि आगे अपार संभावनाएं कौन सी हैं। तो सर मैं चाहूँगी आज का जो हमारा कार्यक्रम विशेष रूप से हिंदी पर केंद्रित है, आप उस पर ज़रूर रोशनी डालें कि हिंदी में रोजगार की अपार संभावनाएं कितनी ज़्यादा हैं और उसमें भी आगे बढ़कर अपने करियर को संवारा जा सकता है और आगे प्रगति की ओर बढ़ा जा सकता है। निश्चित रूप से यह एक अच्छा प्रश्न है और आज विद्यार्थियों को, प्राध्यापकों को और हिंदी सेवियों को इस पर केंद्रित होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, क्योंकि जो भाषा व्यक्ति को रोजगार तक ले जाती है वह भाषा विकसनशील रहती है, उसका एक अपना बाजार सृजित होता है। उसी तरह हिंदी ने अपना बाजार सृजित किया है और वह मात्र अध्यापन तक नहीं है या मात्र पत्रकारिता तक नहीं है, मात्र हिंदी मीडिया तक नहीं है। आप देखिए विदेशी चैनल आ रहे हैं, वो फ्रांसीसी भाषा के हैं, वे अफ्रीकी भाषा के हैं, उनमें बने दस्तावेजी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज़, आप नेशनल ज्योग्राफिक है, डिस्कवरी है, इत्यादि इत्यादि चैनल्स हैं, वे मूल तो वहीं की भाषा में डब हुए हैं, फिर अनुवाद कार्य हिंदी में हुआ है, फिर उसके लिए कमेंटेटर जो हैं वे हिंदी वाले हैं। यह रोज़गार का एक नया अवसर है जिसकी तरफ हमारे प्राध्यापक या हमारे विद्यार्थी देखते ही नहीं हैं। अनुवाद, आप एक विदेशी भाषा बढ़िया ढंग से सीखिए, अंग्रेज़ी आपको अच्छी आती हो, हिंदी आपको बढ़िया आती हो, तो आप सम्मानजनक रोजी रोटी कमा सकते हैं और उसमें सेवानिवृत्ति का कोई प्रश्न नहीं है। जब तक आप में सामर्थ्य है आप बढ़ते चले जाएंगे। आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए जो एनिमेशन फिल्म बन रही हैं वे चाहे चीनी या जापानी या विदेशी लोक कथाओं पर आधारित हैं, भारतीय लोक कथाओं पर भी हैं, लेकिन उन्हें
हिंदी में डब किया जा रहा है, यहाँ तक कि स्थानीय भाषाओं में, भारत की दूसरी भाषाओं में भी डब किया जा रहा है। ये कौन लोग कर रहे हैं? भाषा वाले कर रहे हैं, और हिंदी का एक बड़ा बाज़ार सृजित हुआ है। यहाँ तक कि रेडियो जॉकी आ गए हैं और दूसरी चीज़ें आ गई हैं। मुझे लगता है कि हम अध्यापन से बाहर आएँ, हम राजभाषा के क्षेत्र में जाएं, वहाँ अनुवादकों की, वहाँ टंककों की, वहाँ आशुलिपिकों की, वहाँ हिंदी सहायकों की, हिंदी अधिकारियों की बहुत ज़ोरदार मांग है, और इस मांग को पूरा करने के लिए हिंदी का विद्यार्थी ही तो आगे आएगा, वही तो रोज़गार पाएगा। बस इसमें इतना है कि उसे प्रतिभाशाली होना है, उसे योग्यतम होना है, और हिंदी के उस बाज़ार में बड़े सम्मान से पैर जमाने हैं। जी सर, संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उसे बहुत ही वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। तो इसकी वैज्ञानिकता अपने आप में एक इसकी बहुत बड़ी ताकत है। तो आज हिंदी को रोमन लिपि में लिखने की भी कहीं ना कहीं वकालत की जा रही है। तो आप इसे कहाँ तक तर्कसंगत मानते हैं? देखिए, ये वे लोग कर रहे हैं जिनका नागरी लिपि लेखन में हाथ तंग है, ठीक, और विशेष रूप से वे हिंदी से हैं भी नहीं, वे दूसरे ज्ञानानुशासनों से हैं, वे प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, वे फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वे लोग कर रहे हैं। ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। यद्यपि हम लोग हिंदी मैसेजिंग करते हैं, रोमन में लिखते हैं, बहुत सारे जो हैं उन्हें नागरी में टाइप करना नहीं आता है। तो ऐसे लोग, मुझे लगता है, जो गूगल में वॉइस टाइपिंग की सुविधा है, जो गूगल में जी बोर्ड है, हिंदी का जी बोर्ड है, यहाँ तक कि संस्कृत का भी है और दूसरी भारतीय भाषाओं का भी है, उनका उपयोग किया जा सकता है। और ऐसे डिवाइसेज जहाँ अनुवाद की कठिनाई आती है तो गूगल ट्रांसलेट है, ठीक है, आपको अपने बुद्धि विवेक का भरपूर प्रयोग करना होगा। वह 60-70% तक आपको उस रास्ते पर ले जाएंगे, बाकी आपको बुद्धि विवेक का प्रयोग करना ही होगा। तो यदि आप अत्याधुनिक सुविधाओं का, यह जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इसका प्रयोग करते हैं, तो मुझे लगता है आप हिंदी को देवनागरी लिपि में ही सम्मानजनक ढंग से लिख सकते हैं और अपने आप को, अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। जी सर, ये कहा जा रहा है कि आज मीडिया जगत में जिस हिंदी का प्रयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं वो जो सृजन है वो एक हड़बड़ी का सृजन है। उसमें एक प्रकार का एक दबाव होता है कि सीमित समय में आपको काम करना है, लेकिन वहाँ भी सृजनशीलता है जो देखने में आ रही है। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगी सर कि अगर आज मीडिया की हिंदी को हड़बड़ी में सृजन की हिंदी कहा जा रहा है या इस तरह से कहा जा रहा है, तो उसमें हम हिंदी की सृजनशीलता को कहाँ तक बचाए रखने में संभव हो पा रही हैं? देखिए कि मीडिया में या प्रेस में जो हिंदी है वह हिंदी का बहता रूप है, ठीक है। उसमें आप व्याकरणिकता की अपेक्षा करते हैं तो गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि यह मीडिया की हिंदी जो सृजनात्मकता से जुड़ती है, और सृजनात्मक भाषा अनग्रामेटिकलिटी, अव्याकरणिकता, अनएक्सेप्टेबिलिटी, अस्वीकार्यता, इन मार्गों पर चलती है। वहाँ आप देखिए कि नए गीतकार हैं, वो ऐसा लिख रहे हैं कि व्याकरण की दृष्टि से वह सम्मत नहीं है, उसको हम भाषा के मानक रूप में स्वीकार भी नहीं कर सकते। यानी अव्याकरणिकता और अस्वीकार्यता वहाँ बनी हुई है, लेकिन उनकी सृजनात्मकता का पक्ष इतना प्रबल है, वही मुख्य है जिस पर उनकी रोजी रोटी केंद्रित है। इसलिए हम यह देखें कि जहाँ सृजनात्मकता की बात है, सृजनात्मक भाषा के प्रयोग की बात है, हम वहाँ व्याकरण की अपेक्षा मत करें। हाँ, यह देखें कि भाई यदि कोई व्यक्ति हिंदी गीतकार होकर 3 फिल्म फेयर अवार्ड ले सकता है, युवा है, कोई पद्मश्री तक पहुंच सकता है, तो यह हिंदी के उस बाजार की शक्ति है।
हमें यह देखना चाहिए और युवाओं को देखना चाहिए। ऐसा करते हुए वह सम्मानजनक रोजगार भी पा रहे हैं और हिंदी का विकास भी कर रहे हैं। क्षमा करें, मैं व्याकरण के विरुद्ध जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सृजनात्मक हिंदी की बात कर रहा हूँ। ये दो अलग अलग पक्ष हैं। लेकिन सर, एक प्रश्न ये भी उठाया जाता है कि जिस प्रकार की हिंदी में आज सृजन हो रहा है, जैसे आपने बताया कि लोग प्रबंधन के क्षेत्र से आ रहे हैं या अलग अलग ज्ञानानुशासनों से आ रहे हैं, तो चाहे वे हिंदी में उपन्यास लेखन कर रहे हैं, जैसे मसाला चाय लिखा गई रचना और उसी तरह से बनारस टाकीज लिखा गया, तो उसमें जिस प्रकार की हिंदी का प्रयोग हो रहा है और कहा जा रहा है कि वो एक तरह से इंग्लिश लिखी जा रही है, तो मैं कहीं ना कहीं अगर ऐसा मानती हूँ कि ये हिंदी की सृजनशीलता है या हिंदी की विकसनशीलता है, तो एक प्रश्न ये भी उठाया जाता है कि भाषा के पीछे पूरी संस्कृति संरक्षित होती है और हर शब्द के पीछे उसकी पूरी संस्कृति होती है, और जब वो शब्द धीरे धीरे खत्म होने लगता है तो कहीं ना कहीं उस शब्द के पीछे की पूरी वो संस्कृति भी मरने लगती है। तो आप इसे किस रूप में देखते हैं सर? देखिए, भाषा निरंतर विकसनशील रहती है और भाषा अपने कठिन स्वरूप से, कठिनता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। प्रत्येक काल का आप अध्ययन करेंगे तो यह प्रमाण रूप में हमारे पास निष्कर्ष निकलेगा। तो यदि वे लोग, प्रबंधन वाले लोग, नोटबुक जैसी पुस्तक लिख रहे हैं, मात्र यहाँ भाषा का ही नहीं है, विधाओं का भी घालमेल हो रहा है कि ऐसी विधा आ रही हैं जिसे आप किसी एक स्पेसिफिक फॉर्म में, किसी सुनिश्चित विधा के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। लेकिन वे लोग ऐसे हैं जो अपने रोजगार के प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हैं। कई पूर्णकालिक लेखक हैं, प्रबंधन उनकी पूर्व भूमि रही है, पूर्णकालिक लेखन हो गए और हिंदी में लेखन कर रहे हैं और कमा खा रहे हैं। अब वो ये तो कहते हैं कि हमारी रोजी रोटी ताक पर है, इसलिए हम इसे उपयुक्त समझते हैं। यद्यपि यह सृजनात्मकता और रोजगार से जुड़ी हुई बात है, लेकिन हम मानकर चलें कि भाषा ना तो वह शून्य में पैदा होती है, ना ही 2, 4, 5, 7 के अव्याकरणिकता के मार्ग पर चलने से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि एक शब्द अपने आप में सहस्त्रों वर्षों का इतिहास और संस्कृति लिए रहता है। और जहाँ तक हिंदी भाषा की बात है, वह जन भाषा है, लोक भाषा है और भाषा बहता नीर होती है। इस बात को हम ध्यान में रखें और हम आतंकित ना हों। यदि वे कर रहे हैं तो समय पाकर, यदि वे हिंदी में सिद्धस्त हो जाते हैं, वे भी अच्छा लिखना आरंभ कर देंगे। मैं ऐसे बहुत सारे साहित्यकारों को जानता हूँ जो हिंदी से नहीं थे, जो दूसरे ज्ञानानुशासनों से आए, चिकित्सा अनुसंधान से आए, जो चिकित्सक रहे, जो इंजीनियर रहे और उन्होंने लिखना आरंभ किया। जब लिखते गए तो लिखते चले गए और बढ़िया हिंदी में आ गए। उनकी आरंभिक रचनाएं और उनकी वर्तमान रचनाएं, उसमें भाषा का बहुत बड़ा अंतर है। तो मुझे लगता है कि हमें अपेक्षा करनी चाहिए कि वे धीरे धीरे हिंदी का मानक स्वरूप पा लेंगे। अभी उनका हाथ तंग है, जब अभ्यास में आएगा तो और बढ़िया हो जाएगा, अच्छी रचनाएं आएंगी। जी सर, अभी अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, तो इस अमृत महोत्सव के साथ ही एक ये भी गर्व करने की बात है कि इतने वर्षों में हिंदी की ताकत भी निरंतर बढ़ी है। तो हिंदी सिनेमा में, पत्र पत्रिकाओं में लगातार अपनी पैठ बनाए हुए है। प्रवासी साहित्य बहुत अधिक हिंदी में लिखा जा रहा है, तो इसलिए हिंदी में इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि हिंदी को लेकर किसी भी तरह से हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी अपने आप में आज रोजगार की भाषा है, हिंदी अपने आप में संपर्क भाषा है, साहित्य की भाषा है, संस्कृति की भाषा है। आवश्यकता है तो इसके आत्मसातीकरण की, इसे हृदय से अपनाने की, और तभी हम हिंदी को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर पाएंगे और करते रहेंगे। हिंदी दिवस के दिन इसी आशा के साथ हम संकल्पित हों। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।